अगर आप साइंस में कमज़ोर है ना, तो मैं हूँ आपको साइंस में स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। एक एक चैप्टर का चीज़ कराऊंगा, प्रश्न उत्तर कराऊंगा, लघु उत्तरीय कराऊंगा, दीर्घ उत्तरीय कराऊंगा, और ये पूरा नोट्स है मेरे भाई, वो सब चीज़ आपको देने वाला हूँ। ये बस सीरीज याद रखना। तो क्लास 10th कंप्लीट विज्ञान, कंप्लीट साइंस याद रखना मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का हेडिंग डालते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा जो हेडिंग है उसके अंदर हमें महत्वपूर्ण चीज़ें समझनी है, ध्यान से समझना। इसमें हम लोग सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, जो नाम है वही ना बात करोगे, उसी के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक बात करेंगे और एक रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दो चीज़ें होती हैं। जिसे मान लो C+O2 ले लिया तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यानी कि बराबर के पहले वाला तुम्हारा अभिकारक कहलाता है और बराबर के बाद वाला तुम्हारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो मैंने आपको एक सूत्र लेकर भी बता दिया, रासायनिक समीकरण लेके बता दिया। रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित एवं असंतुलित, यही समीकरण होता है भाई, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग संतुलित और असंतुलित के रूप में देखते हैं कि कौन संतुलित है कौन असंतुलित है। फिर हम लोग संतुलित करना सीखते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। चलो एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी तरीके से बताऊंगा, एक भी दिक्कत नहीं होगा। अरे मेरे साथ पढ़ रहे हो मेरे भाई, इतना तो विश्वास रखो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी, ठीक है। और बेसिक सी बात है कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्लीट भी होने वाला है, बट मैं आप सबको पढ़ाऊँगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। सबसे पहले देखो, रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होती हैं, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उसके बाद उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये सारे तुम्हारे टाइप हैं, ये सारे प्रकार हैं किसके, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं ये सारे, इतना याद रखना मेरे भाई। अब इन सभी को थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखो नीचे टॉपिक दिख रहा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की तरफ, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया को काफ़ी बेसिक तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी तरीके से हमें जानना है मेरे भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, यानी आपस में मिल के गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि जैसे हमने बताया था ना C+O2, यानी कि दो चीज़ें मिला एक नया चीज़ बना देगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ें कह रहा है कि दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, दो भी करते हैं, दो से अधिक भी पदार्थ करते हैं आपस में क्रिया, और एक नया चीज़ का निर्माण कर देते हैं, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अपने से भी डिफिनेशन लिख सकते हो को प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गुणधर्म मिलकर एक नई चीज़ को बनाते हैं या निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उत्पाद पदार्थ बनता है ना, उत्पाद कहलाता है। मैंने ऊपर भी आपको बताया उत्पाद क्या होता है, बराबर के बाद वाला एक तुम्हारा क्या है, उत्पाद है। चलो क्लियर हो गया। रासायनिक अभिक्रिया बराबर अभिकारक, और अभिकारक मिलता है तो उत्पाद बनता है। अभिकारक में C है प्लस में, यहाँ पर क्या है, अभिकारक में ही O2 है, और उत्पाद में क्या बन गया था, CO2 बन गया था। तो अभिकारक अभिकारक दो चीज़ मिलकर एक उत्पाद बना देता है। देखो कितने बेसिक तरीके से मैंने बता रखा है। उदाहरण के रूप में देख लो, यहाँ पर उदाहरण है मेरे, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाता है, जल मिल जाता है। यानी H+O2 मिलता है तो H2O बन जाता है, H+O2 मिलता है तो H2O बन जाता है। ये चीज़ें आपके मन में बिल्कुल क्लियर है। तो उसी तरह से हम लोग हर चीज़ को करने वाले हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक भी चीज़ हम लोग नहीं छोड़ने वाले। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें हम लोग समझते हैं। अब एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ। मैंने समझा ना कि इधर वाले अभिकारक और इधर वाले उत्पाद होते हैं, तो यहाँ नीचे लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, एक छोटा सा पॉइंट है। यहाँ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करा और नए गुणधर्म वाले पदार्थ यानी जल को बना दिया था। देखा था ना आपने, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था। चलो अगला टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखो, एक टॉपिक है, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले बदलाव। अब जब आप रासायनिक अभिक्रिया करोगे तो उसके कारण जो बदलाव होगा मेरे भाई, हार्ड गर्मी है यार, ठीक है। तो उसके कारण जो बदलाव होगा उससे क्या होगा, इतनी गर्मी में आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई, लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, समझना ध्यान से, जब संपन्न होती है यानी कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया कर देते हो यानी संपन्न होती है, तो अभिकारक पदार्थों के गुणों में निम्नलिखित में से कोई भी बदलाव होता है।
यानी कोई भी बदलाव होते रहता है, ठीक ना। देखो जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, सबसे पहले कोई भी पदार्थ है तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, पहले कैसा था फिर कैसा हो गया। पदार्थ के रंग में परिवर्तन होगा, उसका रंग बदलेगा। पदार्थ के गैस का उत्सर्जन होगा, किसका गैस का उत्सर्जन होगा, जिसको निष्कासन भी हम लोग बोलते हैं। चीज़ें ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं, निष्कासन बोलते हैं। उसके बाद मेरे भाई ध्यान से देखो, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया निष्कासन होता है। उसके बाद पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है। पदार्थ पहले कैसा था, उसका टेम्परेचर कैसा था, तो उसमें परिवर्तन होने लगता है। पदार्थ से ताप में, जिसको ऊष्मा बोलते हैं, उसमें उत्सर्जन होता है। और फिर पदार्थ से प्रकाश में उत्सर्जन होता है। पदार्थ से एगो ताप में और एगो प्रकाश में, किससे, पदार्थ से। तो ये सब चीज़ें अच्छे से याद कर लो, हो सके तो नोट्स बनाओ। अगर नोट्स लेना है तो एप्लीकेशन पे जाओ, प्ले स्टोर से अपना MK ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको चीज़ें दिखाई देंगी। अब यहाँ पर देखो, उपरोक्त परिवर्तन से पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। यानी कि जब परिवर्तन हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हो चुकी है। ठीक है मेरे भाई। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जिसको अभिकारक और उत्पाद बोलते हैं, को उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों के माध्यम से ही व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही चीज़ें ले लो ना यार, C+O2 ले लो, जो निकल रहे हैं तो समीकरण है ना। रासायनिक समीकरण यही ना है, इसको रसायन में तुम लिख रहे हो, C लिख रहे हो, O2 लिख रहे हो, सब सैम्बल में लिख रहे हो, प्रतीक में लिख रहे हो, समझ रहे हो। तो वही सारी चीज़ें हैं। अच्छे से अगर आप समझोगे, जैसे मान लो मैग्नीशियम है और प्लस में ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसी को आपको देखना है कि कैसे लिखाता है सूत्र में, तो यहाँ पर देखो लिख रखा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। चलो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड है, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड है, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये प्रतीक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, सैम्बल के माध्यम से। और इधर वाला अभिकारक होता है और इधर वाला उत्पाद होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इधर वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और इधर वाले को, बराबर के बाद वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। किसके पास पढ़ रहे हो, पता है ना, मेरे पास, मनीष भैया के पास पढ़ रहे हो। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। दूसरा है जिंक प्लस और फ्यूरिक अम्ल ले लिया तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन गया। देख लो, यहाँ जिंक ले लिया, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, तो क्या बन गया, ये जिंक सल्फेट का सूत्र होता है और ये तुम्हारा हाइड्रोजन का सूत्र होता है। ये तुम्हारा जिंक का होता है, तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो अच्छे से चीज़ें पता होनी चाहिए मेरे भाई, एक एक चीज़ आप लिख सकते हो। अगला पॉइंट है, ठीक है, देखो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में मैं आपको बोलता हूँ ना, हमेशा सब्सक्राइब करके रखो। ये पहला लेक्चर है साइंस में आपका, उसी तरह से मैथ में पहला लेक्चर आपको मिलेगा और निचोड़ देंगे भाई, बिलीव मी। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद यानी दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी इधर जितना है उधर भी उतना ही होगा, समझना ध्यान से, ठीक है। जिसे Mg+O2 बराबर क्या बन गया, MgO बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अभिकारक इधर और उत्पाद इधर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे को लगता है जहाँ। और इसमें एक चीज़ भी बता रखा है, देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, ठीक है। उपरोक्त समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है ना, क्योंकि इसमें भाग ले रहे तत्व ऑक्सीजन तथा अभिकारक में 2 परमाणु है, जबकि उत्पाद में केवल एक ही परमाणु है, इसीलिए संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। अब देखो ध्यान से, ऊपर हमने Mg+O2 कहा, यहाँ पर Mg एगो है, चलो यहाँ पर Mg एगो है, यहाँ पर O2 दूगो है, ध्यान से देखना। लेकिन यहाँ पर O कितना है, अकेले है, इसलिए वो संतुलित नहीं है जो पहले वाला देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो 2Mg है और O2, यानी कि 2 MgO है और 2 O भी है। तो सबसे पहले हम आगे 2 लगा दिए, यानी 2 × MgO कर दिए, यानी 2 M 2 G 2 O। तो ये तुम्हारा क्या है, संतुलित है। समझ में आया, ये तुम्हारा संतुलित नहीं था क्योंकि बराबर नहीं था,
है ना। इधर अभिकारक में और जो उत्पाद में था वो बराबर नहीं था। Mg एक एक सही है, यहाँ पर O 2 गो था, यहाँ पर O एक गो था, तो बैलेंस कैसे हो गया? बैलेंस कब कहलाता है? संतुलित कब कहलाता है? जब सब बराबर हो, आपस में हो जाए, अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी। याद रहेगा ना, जैसे यहाँ पर O2 था तो यहाँ पर भी 2O हो गया। चलो यहाँ पर 2Mg था तो यहाँ पर भी 2Mg हो गया। समझ रहे हो ध्यान से? तो चीज़ें एक एक चीज़ों को अच्छे से समझनी है हमें, ठीक ना मेरे भाई। हम लोग छोड़ेंगे थोड़े भाई, निचोड़ देंगे पूरे के पूरे। अगला टॉपिक है क्या है, ध्यान से देख लो। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रतीक और आने वाले हैं, तो अच्छे से देखना। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखना। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो रासायनिक समीकरण बनते हैं ना, प्रयुक्त तत्वों की जो भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए ठोस के जगह पे S इस्तेमाल करते हैं, द्रव्य के जगह पे Q इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी L भी इस्तेमाल किया जाता है, और तथा गैस के लिए हम लोग G का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 गो सैम्पल अच्छे से याद रखना। ठोस के लिए S और गैस के लिए तो G होता है, और लिक्विड के लिए यानी कि द्रव्य के लिए यहाँ पर Q भी और कभी कभी L भी इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाया गया है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, ठीक ना। परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान यानी ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यहाँ पर दे भी रखा है, ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। समझ में आ गया होगा, तीर के निशान से कुछ इस तरह से ऊपर या नीचे, समझना, ठीक है। तीर के निशान से ऊपर या नीचे, ये 2 चीज़ याद रखना। आगे देखो, जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है। जल विलयन के लिए AQ एक वर्ष लिखा जाता है, याद रहेगा ना। जल विलयन, जब भी जल के साथ कोई विलयन होता है, जलीय विलयन के लिए हम AQ का इस्तेमाल करते हैं। तो कन्फ्यूज़न में मत रहना आगे मेरे भाई प्लीज़, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है मेरे भाई। अगला है अभिक्रियाओं के उत्पन्न गैस के लिए हम लोग देखो, अभिक्रिया के जब अब कोई भी अभिक्रिया से गैस उत्पन्न हो रहा है तो इसका हम ऊपर की तरफ सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, और अभिक्रिया के दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में देख लो, जिसे आयरन है और प्लस में यहाँ पर H2 है, वाटर है, ये क्या बन गया Fe3O4, यानी कि सॉलिड में लिखा गया, ठोस है तो ये गैस है तो गैस में लिखा गया, हाइड्रोजन गैस होता है तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा सॉलिड, आयरन क्या होता है सॉलिड, Fe आयरन है यानी लोहा है। तो हर चीज़ को उसी तरह से दर्शाया गया है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर होना चाहिए था Q, ठीक है, क्या होना चाहिए था Q, यानी एक क्या है वाटर हो गया ना, जलीय विलयन हो गया। ध्यान से देखो, जलीय विलयन को किस में लिखा जाता है मेरे भाई, AQ में लिखा जाता है। तो एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, कोई बात नहीं। आगे हम लोग जानने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप चुपचाप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ, PDF देने वाला हूँ, और इसे ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर साइंस का एक कोर्स दिखाई देगा क्लास 10th का। मात्र कितना का है मेरे भाई, 199 रुपया का है मात्र, वो 199, याद रख लो। 199 रुपये में पूरा आपका साइंस कंप्लीट हो रहा है। अब क्या चाहिए, अभी मत सोचना कि सस्ता है तो मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अरे इतना चीज़ दे दिया जाएगा ना, वो 9,999 रुपये वाला और 999 रुपये वाला कोर्स में तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले संयोग और उसके बाद योगात्मक अभिक्रिया जानने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एकल बॉन्ड इंग्लिश में बोलते हैं, यानी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि एकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एगो उत्पाद बनेगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बॉन्ड बोलो, कहाँ चल गया मैं, एगो उत्पाद खाली बनाएगा, ठीक है। जिसे 2 गो मिला तो क्या बना, एगो कोई चीज़ बनाएगा, हाँ। 2 से ज़्यादा भी मिलेगा तो कितना बनाएगा, एगो बनाएगा। हमने कहा ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे, यानी कि इस चिन्ह के पहले कितने भी ले लो आप, 2 ले लो या 2 से ज़्यादा ले लो, लेकिन बाद में हमेशा केवल एक ही को बनाएगा। उदाहरण में ले लो, जिसे H2 + O2 ले लिया तो H2O बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे देखो, और एक और एग्जांपल, कार्बन + ऑक्सीजन ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। CO2 है ना, CO2 का बनना, इसमें बता रहा है ना कि 2 को मिला तो एगो बना, यहाँ पर भी 2 को मिला तो क्या बन गया, एगो बना दिया। तो चीज़ों को समझो मेरे भाई, ये होता है संयोग या योगात्मक अभिक्रिया में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है।
अगला है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, सब्सक्राइब करना मेरे भाई, शेयर कर देना प्लीज़। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। एगो है, ठीक है, एगो टूटेगा तो 2 को बना सकता है, ना तो तीसरों को आ जाएगा, ना तो चौथों को आ जाएगा, है ना। यानी 2 या 2 से ज़्यादा बनाएगा। एगो अकेले रहेगा और ए टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा बनाएगा। तो ये किसको, ये वियोजन अभिक्रिया इसी को बोलते हैं। यानी एगो इंसान टूट रहा है, इंसान नहीं, इसमें तो हम लोग अभी समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो एगो टूटा तो 1 से ज़्यादा बना दिया, ठीक है। चलो समझ में आ रही होगी, आपको मज़ा आ रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल में देख लो, CaCO3 है, ये टूट गया CaO में और CO2 में, ठीक है। मान लो यहाँ पर ऐसे साइन दे दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत है मेरे भाई, 2FeSO4 टूट रहा है Fe2O3SO2SO3 में। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल दे रखा है हमने, आप चाहे तो इसको रट सकते हो। और एक और चीज़, पीरियोडिक टेबल में आप ट्राई करना, पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हो, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला जो पूरा टेबलवा नहीं होता है, मैं आपको दिखा दूं क्या, शायद अंदर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें कम से कम 1 से लेकर 30 तक आप याद रख लेना, परमाणु संख्या, परमाणु भार और सब चिन्ह याद रखना। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है। तो इस तरह से मेरे भाई, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, हम लोग इसे जानने वाले हैं, ध्यान से देखना। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, समझ रहे हो। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल CuSO4 + Fe है। देखो FeSO4 हो गया और जो हल्का था विस्थापित कर दिया उसको यौगिक के रूप में। तो चीज़ें ध्यान से समझना है मेरे भाई, ठीक है, हर चीज़ को। जैसे Pb लेड होता है और CuClSS है, तब PbCl2 + Cu उसको अलग कर दिया। तो सब उदाहरण हैं जो आपको एक एक करके सिर्फ एक एक याद रख लोगे ना तो एग्जाम में लिख लोगे। और आपको बेसिकली थोड़ा मोड़ा रटना है यार। अगर 10 मिनट दे दिया ना खुद को, ध्यान से फोकस ले, तो जितने भी हैं सब चीज़ याद हो जाएगा। वैसे स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा फार्मूले वाला, टेंशन क्यों लेते हो, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया के हम लोग बारे में जानने वाले हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन्स इधर उधर आते जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो AB और CD है तो AD और CD हो गया, यानी इसका इसमें आदान प्रदान होता रहता है और उस तरह से हम लोग संतुलित करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये थोड़ा सा रफ पार्ट है इसमें, ठीक है, तो इसको भूल जाना, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट में, उम्मीद करता हूँ। अगला हम लोग जानने वाले हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यानी ऑक्सीजन कम हो जाता है और हाइड्रोजन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझाने का एक ट्रिक था, ऑक्सीजन घटता है हाइड्रोजन बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे H2S और Cl2 मिल गया, ठीक है मेरे भाई। तो क्या बन गया, 2HCl और सल्फर तो अलग चल गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। हाइड्रोजन की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन बढ़ गया, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। और बहुत आराम से यार पढ़ा जाता है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे तो मज़ा थोड़ी ना आएगा, हैं। चिल्लाने से थोड़ा ना कि कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया। जितने शांत तरीके से पढ़ाई करोगे उतने अच्छे से दिमाग में तुम्हारे जाएगा। अपचयन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उपचयन हम लोग जाने पहले, अब अपचयन जानेंगे। उपचयन में जाना कि इधर उधर जाते रहता है, जगह को बदलते रहता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, एक टॉपिक याद रख लेना, ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, याद रहेगा ना, याद रहेगा। अरे यार अपचयन अभिक्रिया है, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब याद हुआ, बहुत बढ़िया, याद करते हुए चलेंगे। जिसे मान लो CU है, 2 गो, O2 2 गो है, तो 2 आगे लगा दिया और सब 2 गो बन गया, तो ये तो पहले संतुलित हो गया। इसमें ऑक्सीकरण हो रही है ना, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, Mg + O2 है तो MgO बन गया, ठीक है। ये संतुलित नहीं है क्योंकि O2 होना चाहिए था यहाँ, आना तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था,
2Mg प्लस O2 होना चाहिए था, तो 2MgO हो जाता। कोई दिक्कत है नहीं है ना, सब दो दो को बन जाता। तो उससे मतलब नहीं है, हमें एग्जाम्पल से मतलब था, वो तो संतुलित के अंदर आएगा, संतुलित करने के लिए आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी से समझ में मेरे भाई आ गया होगा। राइट, आगे हम लोग जानने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक का उपचयन होता है, उत्पाद का नहीं, बराबर मतलब एरो के चिन्ह के पहले वाला का। ठीक है, क्या होता है? उपचयन होता है, तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया वही कहलाती है। एक बार और सुन लो ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अगर आप अभिक्रिया हो रहा है तो अभिकारक का अपचयन होता है। अभिकारक यानी कि एरो के चिन्ह के पहले वाले का क्या होता है? अपचयन होता है, और बाद वाले का उपचयन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। चलो, इस दोनों प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में ZnOCl+ है, Zn + CO अलग अलग हो गया, तो ये तुम्हारी क्या हो गई? अपचयन और उपचयन, दो चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, और कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। अब आपको बैठा के थोड़ा ना कोई पूछ रहा है कि भाई बताओ उपचयन अपचयन क्या होता है, क्यों एग्जाम में आएगा, बस ऐसे लिखना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसी में हम लोग जान रहे हैं, है ना, ABC करके। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है ना। उत्पाद जब बनता है तो उसमें से ऊष्मा अलग हो जाती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर हीट यानी ऊर्जा, ऊष्मा क्या हो गया? बाहर आ गया। इसमें भी कहाँ चल गया? ऊष्मा बाहर चल गया। तो सिंपल सा बात है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सिंपल सा बात है मेरे भाई कि उत्पाद में ये सबसे साइड में हट जाता है, बेचारा डर जाता है, बोल सकते हो, याद करने के लिए। ठीक है, चलो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं कि ये क्या बोलता है अपने आप को। तो यह कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब इसमें ऊष्मा चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल में N2 + O2 यानी इसको पहले तो हीट चाहिए होता है, तब ये होगा 2NO। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला है 6CO2 + H2O। ये सनलाइट इसको चाहिए, वहीं हीट चाहिए। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश मेरे भाई। ठीक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वही मतलब हीट चाहिए, ऊर्जा चाहिए इसको भी। तो हो जाएगा, बनेगा ना। तो इस तरह से चीज़ें क्लियर होती हैं। अब उतना भी आप सोचोगे कि एक्सप्लेन क्या ही करना, बताओ आपको तो कुछ कुछ याद करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु की सतह जल की नमी अथवा वायु के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्षय यानी कि नष्ट होने लगती है, तो उसको संक्षारण बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे ही ये जो जल है नमी अथवा वायु के संपर्क में आती है तो क्या होती है? नष्ट होने लगती है। मान लो हमने कटोरा में जल ले लिया, इस पे हीट पड़ रहा है, ये भाप बढ़ के नमी बन के उठ रहा है, तो जल तो कम हो रहा है ना। वही चीज़ें यार समझाना चाहता था आपको। उदाहरण देख लो, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, है ना, तो उसमें नमी पड़ता है। लोहा घर में कहीं फेंकल है, उस पर नमी पड़ गया। नमी बोलते हैं जिसमें पानी का अंश होता है, जिस हवा में पानी का अंश उड़ता है। जो हवा ठंडा लगता है समझो कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी का अंश है, उसमें बहुत ज़्यादा नमी है। समझ रहे हो? तो जो नमी है वो आके सड़ता है लोहा में और जंग लगाता है। अगला, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ा देना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना। तो ये सारी चीज़ें संक्षारण के अंदर आती है। संक्षारण से हम लोग बचाव कैसे करते हैं? ठीक है, संक्षारण से हम लोग बचाव कैसे करेंगे मेरे भाई, इसके बारे में देख लो। ठीक है, चलो। यश लेपन से पेंट करके तेल या ग्रीस लगाकर, अगर आप तेल या ग्रीस लगा दो लोहे पर, जंग नहीं लगेगा। पेंट कर दो, जंग नहीं लगेगा। या एस लेपन कर दो, जंग मतलब पोत पात दो उसको। ठीक है, थिनर लेके, और एक नहीं होता अस्त्रा मारा जाता है, वो कर दो तो जंग नहीं लगेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। यश दलेपन होता क्या है देख लो, है ना। लोहा धातु की सतह को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाया जाता है, उसको हम बोलते हैं यश दलेपन। जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, है ना, लोहे के ऊपर, ताकि जंग ना लगे, उसी को हम बोलते हैं यश लेपन। अगला है विकृत गंधित होता क्या है? विकृत गंधित या विकृत गंधिता कोई बोलता है। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आते हैं
तो अपचयन के कारण उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आने लगता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ओहो हो, तेल में कोई चीज़ छानल है, कचौड़ी पूड़ी, और उसका स्वाद बदलने लगा, है ना, वो खराब होने लगा, तो किसके कारण होता है मेरे भाई? विकृत गंधिता के कारण होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा इसमें पॉइंट है, विकृत गंधिता को नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके रोका जा सकता है। तो इसको नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके रोका जा सकता है। आप खाते हो ना कुरकुरा, पॉकेट फाड़ते हो, हवा फेंकता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, ताकि उसके अंदर जो आपका ये कुरकुरे हैं ना, चिप्स है ना, वो खराब ना हो। समझ में आ गया ना, ताकि उसमें विकृत गंधिता शामिल ना हो पाए, ठीक है, तो बचाता है। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए भाई नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके रोकने का अन्य भी कुछ उपाय हैं, है ना, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके भी हो सकता है, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर भी हो सकता है, यानी खाने वाली सामग्री, ठीक है, वायुरोधी बर्तन में। जैसे फ्रिज व्रिज में आप लोग नहीं रखते हो, हवा हुआ कम जाता है वहाँ पर और ठंडा ज़्यादा रहती है, तो उस तरह से। और शीतलतम के द्वारा, जहाँ पर एकदम ठंडक है, महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पर खाना बहुत कम खराब होता है। गर्मी के दिनों में देखिए खाना जल्दी खराब हो जाता है, और ठंडा के दिनों में देखिए 2-2 दिन तक मेरे भाई खाना रह जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने जानी थी अच्छे तरीके से, ठीक है। संक्षारण भी जान लिया, है ना, यदस्लेपन जान लिया, विकृत गंधिता जान लिया, विकृत गंधिता से बचने के उपाय तक हम लोगों ने जान लिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपका बुक पूरा मेरे भाई ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में पूरे चैप्टर्स आगे होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, अब ना। तो आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को करा दूंगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, और फिर उसके बाद में करा दूंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, और आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। मन लगा के पढ़ना, है ना, हमेशा मोटिवेट रहना अपने आप में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।